स्क्रीन पर ये जो काले, सफ़ेद और ग्रे शेड्स दिख रहे हैं, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। ये तो दिमाग के अंदर की एक पूरी कहानी बयां करती है। कभी सोचा है कि एक डॉक्टर कैसे बस इस एक तस्वीर को देखकर जिंदगी और मौत का फैसला कर लेता है? ये विज्ञान और कला का एक कमाल का मेल है। और आज हम मिलकर इसके एक एक राज से पर्दा उठाएंगे। तो इस पूरे सफर को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि सीटी स्कैन काम कैसे करता है। फिर इन तस्वीरों को पढ़ना सीखेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे, उसे इस्तेमाल करेंगे और आखिर में सब कुछ दोहरा लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, किसी तस्वीर को पढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो तस्वीर बनी कैसे। तो आखिर क्या है सीटी स्कैन के पीछे का साइंस? तो ऐसा समझिए कि एक एक्सरे ट्यूब है जो शरीर के चारों तरफ 360 डिग्री घूम रही है और हजारों तस्वीरें ले रही है। फिर एक सुपर पावरफुल कंप्यूटर इस सारे डेटा को लेता है, मतलब शरीर के छोटे छोटे 3D हिस्सों से, जिन्हें वॉक्सल कहते हैं, और उन्हें हमारी स्क्रीन पर दिखने वाले 2D पिक्सल में बदल देता है। और नतीजा, हमें शरीर के अंदर की एक बेहद डिटेल्ड कटी हुई स्लाइस मिलती है, बिल्कुल वैसे जैसे ब्रेड की स्लाइस होती है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि तस्वीरें बनती कैसे हैं। अब अगला कदम है इन काले, सफ़ेद और ग्रे रंगों की भाषा को समझना, क्योंकि यकीन मानिए यहाँ हर रंग का एक मतलब है। और इसी भाषा का नाम है हाउंसफील्ड यूनिट्स या HU। ये बेसिकली डेंसिटी यानी घनत्व का एक पैमाना है। देखिए, जो चीज़ें बहुत घनी हैं, जैसे हड्डी, वो एकदम चमकीली सफ़ेद दिखेंगी, यानी +1000 HU। और जो सबसे कम घनी है, जैसे हवा, वो बिल्कुल काली दिखेगी, मतलब -1000 HU। और इन दोनों के बीच में पानी को 0 पर रखा गया है, एक रेफरेंस पॉइंट की तरह। अच्छा, एक और कमाल की टेक्निक है जिसे कहते हैं विंडोइंग। अब देखिए, एक कंप्यूटर स्क्रीन ग्रे कलर के हजारों शेड्स एक साथ नहीं दिखा सकती। तो रेडियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? वो विंडो बदलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फोटोग्राफर अलग अलग चीजों पर फोकस करने के लिए कैमरा का लेंस बदलता है। हड्डी देखनी है तो बोन विंडो लगा लो, ब्रेन के सॉफ्ट टिश्यू देखने हैं तो सॉफ्ट टिश्यू विंडो पर स्विच कर लो। इससे हर छोटी से छोटी डिटेल साफ नजर आती है। अब इतनी सारी डिटेल्स हैं तो जाहिर है कुछ न कुछ ज़रूरी छूट भी सकता है, खासकर इमरजेंसी में जहां एक एक सेकंड की कीमत होती है। इसीलिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच, मतलब एक चेकलिस्ट का होना जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी काम के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है, एक मेनोमेनिक, ब्लड कैन बी वेरी बैड। ये एक आसान सी चेकलिस्ट है जिससे कुछ भी मिस नहीं होता। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। पहला बी है ब्लड के लिए, सी है सिस्ट्रॉन्स, दूसरा भी है ब्रेन, वी है वेंट्रिकल्स और आखिरी भी है बोन। बस इसी को फॉलो करना है। तो चलिए अब इस सिस्टम को एक्शन में देखते हैं। शुरू करते हैं हमारे निमोनिक के पहले और सबसे जरूरी हिस्से से, बी फॉर ब्लड यानी खून। जानते हैं, खून भी वक्त के साथ अपना रंग बदलता है। जब ब्लीडिंग ताजा होती है, मतलब एक्यूट, तो हीमोग्लोबिन की वजह से वो एकदम चमकीला सफेद यानी हाइपरडेंस दिखता है। 1-2 हफ्ते बाद वो ग्रे कलर का हो जाता है, जिसे आइसोडेंस कहते हैं। और जब ब्लीडिंग बहुत पुरानी हो जाती है तो वो गहरी या लगभग काली यानी हाइपोडेंस दिखने लगती है। तो खून का रंग देखकर ही डॉक्टर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि चोट कितनी पुरानी है। चलिए अब 2 बहुत कॉमन तरह की ब्लीडिंग देखते हैं। एक है एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा या EDH। इसकी खास पहचान है इसका नींबू जैसा आकार। ऐसा इसलिए क्योंकि ये खोपड़ी की सूचर लाइंस को पार नहीं कर पाता। दूसरी तरफ है सबड्यूरल हेमाटोमा या SDH। ये चांद के आकार का, मतलब क्रीसेंट शेप का होता है, और ये सूचर लाइंस को आसानी से पार कर जाता है और ब्रेन की सतह पर फैल जाता है। 2 और तरह की ब्लीडिंग भी हैं, सब एरेक्नॉइड हेमरेज या SAH। ये ब्रेन के चारों तरफ जो स्पेस है उसमें होती है। अक्सर ये सिस्टन्स में एक चमकते हुए तारे की तरह दिखती है। और फिर है इंट्रासेरिब्रल हेमरेज या ICH। ये ब्लीडिंग सीधे ब्रेन टिश्यू के अंदर होती है। इसका सबसे आम कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड के बाद आता है C फॉर सिस्टन्स। ये ब्रेन के बेस में CSF यानी एक खास तरह के लिक्विड से भरी हुई जगह होती हैं। एक हेल्थी ब्रेन में ये खुली और सिमेट्रिकल, मतलब एक जैसी दिखनी चाहिए, लेकिन अगर ये दबी हुई या गायब सी लग रही हैं, इसे इफेसमेंट कहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसका मतलब है कि ब्रेन में खतरनाक सूजन बढ़ रही है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे बी पर, जो है ब्रेन के लिए। यहां हम ब्रेन टिश्यू को देखते हैं और इसमें इस्कीमिक स्ट्रोक के बहुत ही सटल, मतलब बहुत ही मामूली शुरुआती निशानों को ढूंढते हैं। याद रखिए,
ये स्ट्रोक ब्लीडिंग से नहीं बल्कि खून के फ्लो में रुकावट की वजह से होता है। इंसुलर रिबन साइन जैसे निशान या फिर ग्रे और वाइट मैटर के बीच का फर्क धुंधला पड़ जाना, ये सब शुरुआती वार्निंग साइन हो सकते हैं। यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है, जब खून, ट्यूमर या सूजन जैसी कोई चीज़ खोपड़ी के अंदर जगह घेरने लगती है तो प्रेशर बढ़ता है, तो फिर क्या होता है? और यही हमें अपने अगले ज़रूरी पॉइंट पर लेकर आता है। इस सिचुएशन को कहते हैं मास इफेक्ट। जब यह प्रेशर ब्रेन टिश्यू पर दबाव डालता है तो वो उसे एक तरफ धकेलना शुरू कर देता है, जिससे मिडलाइन शिफ्ट हो सकता है, जैसा यहाँ दिख रहा है। ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इससे हर्निएशन हो सकता है, जिसमें ब्रेन का हिस्सा ऐसी जगह पर खिसक जाता है जहां उसे नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी होती है। अगला नंबर है वी का, यानी वेंट्रिकल्स। ये ब्रेन के सेंटर में CSF लिक्विड से भरे हुए चेंबर होते हैं। यहाँ हमें देखना होता है कि कहीं ये बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं हो गए हैं, जिसे हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। ये किसी ब्लॉकेज का साइन हो सकता है, या फिर कहीं सूजन की वजह से ये दबकर बहुत छोटे तो नहीं हो गए। इनका साइज और शेप ब्रेन के अंदर के प्रेशर के बारे में बहुत कुछ बता देता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी बी पर, जो है बोन, यानी हड्डी के लिए। फ्रैक्चर चेक करने के लिए हमेशा बोन विंडो का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसी से एक फ्रैक्चर की सीधी, तेज धार वाली लाइन और एक नॉर्मल जिगजैग सूचर लाइन में फ़र्क पता चलता है। साथ ही खोपड़ी के अंदर हवा के बुलबुले, जिन्हें न्यूमोसेफलिस कहते हैं, उन पर भी नज़र रखनी होती है, क्योंकि ये अक्सर किसी छुपे हुए फ्रैक्चर का इशारा होते हैं। तो हमने ब्लड कैन बी वेरी बैड सिस्टम के हर एक स्टेप को देख लिया। अब चलिए सब कुछ एक साथ समेटते हैं और सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी उसूल पर बात करते हैं। तो एक बार फिर से पूरी चेकलिस्ट दोहराते हैं। सबसे पहले हमेशा कंफर्म करें कि ये सही मरीज की सही इमेज है, और फिर हमारा सिस्टम, ब्लड, सिस्टर्न्स, ब्रेन, वेंट्रिकल्स और बोन, ये सिंपल सी चेकलिस्ट हर बार एक कंप्लीट और सिस्टमैटिक एनालिसिस पक्का करती है। सीटी हेड को इंटरप्रेट करना एक बहुत ही पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस काली सफ़ेद तस्वीर के पीछे एक जीता जागता इंसान है, और यही बात हमें सबसे बड़े नियम की तरफ ले जाती है। मरीज का इलाज करो, सिर्फ तस्वीर का नहीं, क्योंकि ये स्कैन कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं।